दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सिव एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डीएलएड में साइंस में एक चैप्टर है जैव विकास पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटक, इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें हम दोस्तों जैव विकास के लिए इस पूरे लेक्चर को बना के इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके घटकों को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो विस्तार से पढ़ेंगे जैव विकास क्या होता है, कैसा था, कैसे इस परिवर्तन आए, कैसे इन चीज़ों में कालांतर से और अब तक भिन्नताएं होती चली आई हैं, वो हम यहाँ विस्तार से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं फटाफट। देखिए जैव विकास होता क्या है। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जैव विकास के बारे में दो शब्द नहीं लिख पाएंगे। तो हम समझते हैं कि जैव विकास क्या होता है। देखिए, कालांतर में सरलतम संरचना वाले जीवों से जटिलतम संरचना वाले जीवों में क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि जो कालांतर मतलब जो पिछले हमारे पूर्व में जब यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जीव प्राणियों की उत्पत्ति हुई थी, उस समय की बात कर रहा है। तो तब क्या था कि तब सरलतम संरचना वाले जीव थे। एक कोशिकीय जीव आप कह सकते हो, जलीय जीव थे, एक कोशिकीय जीव थे। तो सरलतम संरचना वाले जीव थे और उनसे ही विकास होने के बाद जटिलतम संरचना वाले जीवों का विकास हुआ, यानी बहुकोशिकीय जीव बने। तो इसमें एक क्रम परिवर्तन आया। ऐसा तो नहीं था मेरे दोस्तों कि एक साल में एक कोशिकीय जीव थे, अगले साल में बहुकोशिकीय जीवों का विकास होगा, ऐसा नहीं था। ये हजारों करोड़ों वर्षों की बातें हैं, उनमें एक क्रमिक परिवर्तन था। देखिए शब्द है आपका क्रमिक परिवर्तन, यानी क्रम के अनुसार इनमें परिवर्तन होता चला गया, ठीक है। और क्रम के परिवर्तनों के अनुसार इनमें आराम से ये परिवर्तन होता गया और इसी पूरे परिवर्तन को ही हमने नाम दे दिया जैव विकास। बात क्लियर हुई होगी दोस्तों, आप समझ पाए होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि जैव विकास किसे कहते हैं, यानी हमारे परिवर्तनों के लिए। इसी में लिखा है अर्थात कालांतर में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। यानी पिछले से और अब तक जो भी हमारे जीवों में, सजीवों में, प्राणियों में जो एक क्रम से परिवर्तन होता चला आया है, इसी को हम जैव विकास कहते हैं। बात क्लियर हुई दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या है। आगे बात आती है दोस्तों हमारे लैमार्क का उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, ठीक है। अब हम इसे कैसे समझे, देखिए जैव विकास के संबंध में सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने सन 1774 ईस्वी में अपने विचार प्रस्तुत किए। इनको ही उपार्जित गुणों का सिद्धांत या लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। जो इन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे इन्हीं को हम इनके उपार्जित गुणों का सिद्धांत या हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। इन्होंने सन 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक प्रस्तुत की, ठीक है। इन्होंने ये कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर में कि इन्होंने अपने विचार कब प्रस्तुत किए, 1774 ईस्वी में, और अपनी पुस्तक कब लिखी थी, 1809 ईस्वी में। और ये तो एक बार पूछा भी गया है कि इनकी कौन सी पुस्तक थी, तो फिलॉसफी जूलॉजिक इनकी प्रस्तुत, इन्होंने अपनी पुस्तक को प्रस्तुत किया था, ठीक है। क्या कहा था पुस्तक में वो देखिए। इन्होंने लैमार्क ने कहा था कि लैमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत निम्न बिंदुओं पर आधारित था। क्या था, वातावरण का प्रभाव। इनका मानना था कि जो प्राणी होते हैं उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आवश्यकता की पूर्ति, यानी किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी किसी काम के लिए तभी वो उस काम के लिए करेगा, अपनी रुचि दिखाएगा। ज़रूरत नहीं है तो वो उसके लिए अपने के लिए तत्परता उसके अंदर नज़र नहीं आएगी। अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, यानी इन्होंने ये भी कहा था कि जो अंग हैं, अंगों को जो उपयोग करेगा वो अंग तो क्या होंगे, उसकी दूसरी पीढ़ी में पहुंचेंगे और वो क्रियाशील रहेंगे। और जिन अंगों को वो
जो अंग उसके अनुपयोगी होंगे, जिनका वो उपयोग नहीं करेगा, वो आपके क्या हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। ये लक्षण उनकी पीढ़ी में नहीं पहुंचेगा, और जिन अंगों का वो उपयोग करेगा वो लक्षण वो पहुंच जाएंगे। इसका हम उदाहरण भी अभी समझेंगे, ठीक है। और बताया था उपार्जित लक्षणों की वंशागत, ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, ये जो अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लैमार्क के अनुसार देखिए, अगला है जंतुओं की शारीरिक संरचना वृद्धि के कारण अधिकाधिक उपयोग में आने से अधिक विकसित एवं अनुपयोगी हो जाने पर प्राय विलुप्त हो जाते हैं। मैंने अभी बताया था ना कि उपयोगी और अनुपयोगी के सिद्धांत तय कर रहा है ना, कि जो जंतु अपने किसी भी अंग को अधिक उपयोग करते हैं, अधिक उपयोग से, तो वो विकसित हो जाता है, और जिसका उपयोग नहीं करते हैं वो विलुप्त हो जाता है। ये लेमार्क क्या सिद्धांत था, ये इन्होंने लेमार्क के अनुसार उन्होंने कहा था, ठीक है। बात याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट समझिए आप। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपसे 20 शब्दों में, 40 शब्दों में, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में आप आसानी से लिख पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, उस शब्द के मतलब को नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप रटेंगे, और रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। लेमार्कवाद के अनुसार देखिए, इन्होंने देखिए कहा था कि आधुनिक जिराफ का विकास निम्न चरणों में हुआ। इन्होंने ये कहा था ना, जो अभी कैसे उपयोगी और अनुपयोगी का जो सिद्धांत था वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। और उसी के बाद इन्होंने कहा था उपार्जित वंशानुगत लक्षण जो बताए थे वो भी इस उदाहरण से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। इसी वजह से मैं इस उदाहरण को आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इसको आप पढ़ते भी आए हो, व्यवहार में समझते भी हो। इन्होंने कहा था नंबर 1, आधुनिक जिराफ के पूर्वज छोटी गर्दन वाले थे। इन्होंने कहा जो आधुनिक, जो इस समय जिराफ है जो लंबी गर्दन वाला है, वो पहले इसके जो पूर्वज थे वो बहुत छोटी गर्दन वाले हुआ करते थे। पहली बात बताई। दूसरी पॉइंट कहता है ये, वह ऊंची ऊंची टहनियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचने का प्रयत्न करते थे। यानी जब छोटे पेड़ पौधों को उन्होंने खा लिया था, सूख गए थे पेड़ पौधे, तो वो हरे पेड़ पौधे जो ऊंचे थे उनको खाने के लिए अपनी ये गर्दन का उपयोग किया करते थे। खड़े होकर अगले पैरों का और गर्दन का अधिक इस्तेमाल किया करते थे। तीसरा पॉइंट, यह उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में चला गया तथा इसमें कई सुधार हुए। यानी यही जो विकसित, जो ये गर्दन का बार बार प्रयोग करते थे और पैरों का बार बार प्रयोग करते थे, यही लक्षण उनका अगली पीढ़ी में चला गया। और क्या हुआ, नंबर 4, वर्तमान में जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। यानी जिसका उपयोग किया वही लक्षण इनका वंशानुगत हो गया, उपार्जित लक्षण था जिस पर काम किया इन्होंने, वही अगली पीढ़ी में पहुंच गया। और इस तरह से छोटी गर्दन वाले जिराफ अब वर्तमान में लंबी गर्दन वाले जिराफ बन गए। तो ये उन्होंने पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश की है इस उदाहरण के माध्यम से। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि कैसे जिराफ में परिवर्तन आया, और लेमार्क ने इसे बता दिया कि ये परिवर्तन इस वजह से आया है क्योंकि इन्होंने गर्दन और पैरों का अधिक इस्तेमाल किया है। बात क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी दोस्तों, मैंने बताया है कितनी भी कोई वस्तु कितनी भी अच्छी हो, लेकिन वो हर किसी के लिए अच्छी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ उसके अंदर कमियां जरूर रह जाती हैं दोस्तों। इसी वजह से लेमार्क की कमियां नजर आई तो आलोचना की गई, और कहा गया कि अगर ऐसा होता तो पहलवान का बेटा स्वतः ही पहलवान ही बन जाता, लेकिन नहीं बन पाता है ना। तो अगर ऐसा होता तो उसका बेटा स्वतः पहलवान होता, क्योंकि लक्षण पीढ़ी में पहुंचता। अगर ऐसा न हुआ तो दूसरी बात, भारतवर्ष में सदियों से नाक और कान छेदे जाते हैं, परंतु यह लक्षण भी वंशानुगत नहीं हुआ। अगर भारतवर्ष में हमारे में ये नाक और कान छेदने की रिवाज बहुत पुरानी है, अगर ऐसा अगर वंशानुगत ये लक्षण होते, क्योंकि इनका उपयोग तो हर बार किया जा रहा है, तो ये भी आपके दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते। लेकिन इस वजह से इनके सिद्धांत की आलोचनाएं की गई। और फिर दूसरे हमारे एक नए वैज्ञानिक आए, डार्विन। कौन आए दोस्तों, डार्विन। और देखिए डार्विन ने अपने डार्विनवाद, उनका सिद्धांत जाना गया। उन्होंने क्या कहा था इसमें, देखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 20 वर्षों तक प्रकृति में असंख्य जीवों का अवलोकन तथा संग्रह किया, और अपने 20 वर्षों के अनुभव के आधार पर प्राकृतिक वर्ण का यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। यानी प्राकृतिक वर्ण का यह सिद्धांत भी दिया था,
तो उसे डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसने दिया था? डार्विन ने। याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक, देखिए क्या सिद्धांत था उनका कि जीवधारियों के परिस्थितियों के अनुकूल बनने में उनमें शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, जिसे विकास कहते हैं। यानी इन्होंने कहा था कि देखिए कि जीवधारियों में, प्रकृति में जिस वातावरण में रहते हैं उसके अनुकूल उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है तो उसके अंदर रहते हैं, ऊंट रेगिस्तान में रह लेता है तो उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन रहते हैं। ठीक है, नागफनी रेगिस्तान में पौधा उगता है, उसके अंदर उसमें परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से इन्होंने ये समझाने की बात कही कि जो प्राणी जिस जलवायु में रहता है और जिस वातावरण में रहता है उसके अंदर वहाँ पर क्या